Okay. Hello, everyone. So I'm audible and visible. Okay. I'll just set the things first. Okay. Let me open the chat. Okay, so the screen is also visible and everything is fine. Okay, chalo. So yes, hi Nikhil, hi SS. Power on. Adios, amigo. Yes. Powering on. So did you teach different competitive exam students as well? Yes, and you know, it's like that. If we had been teaching in, when I was in Merit Shine, when we were in Merit Shine, we had batches for RBI2 and everything. So that was there, and yes, earlier I used to teach CAT. Nowadays, because mostly for the exams, all the exams that are competitive exams, which has similar pattern to what in India, what we see for banks and other competitive exams, I normally have batches for that, right? Okay, चलो फिर अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं. Now that I have this, let me come on with the agenda. आज का एजेंडा क्या है? आज का एजेंडा ये है कि हम लोग फैक्ट इन्फरेंस जजमेंट करेंगे. पहले वो कर लेते हैं. फैक्ट inference and judgment would be our main idea of today, concept of today. ठीक है. तो फैक्ट इन्फरेंस जजमेंट के लिए what I'll do is I'll tell you the concept. 1 second. 1 second. तो फैक्ट इन्फरेंस जजमेंट के लिए जो हम लोग करेंगे, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा, एंड देन वंस आई एम डन विद द कॉन्सेप्ट आई वुड गिव यू क्वेश्चंस. हर एक क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि उसमें हाउ डू वी अप्रोच इट और हाउ डू वी सॉल्व इट. अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, फैक्ट इन्फरेंस जजमेंट में फिलहाल तो ये बैंकिंग एग्जाम्स में नहीं देखा गया. एक बार एक क्वेश्चन आया था, SBI PO में ही आया था, बट दिस इज हैज बीन अ रेगुलर फेयर इन अदर एग्जाम्स, लाइक UPSC में आया हुआ है, कैट में आता रहता है, राइट? तो एज वी नो कि बैंकिंग के एग्जाम्स, खास करके SBI PO, हमेशा इन एग्जाम्स से मोटिवेट होके कुछ कुछ नए चीजें देते हैं. तो देयरफॉर इट मेक सेंस कि हम लोग इसके लिए तैयार होके जाए. और भी बहुत सारे हम लोगों ने जो क्रिटिकल रीजनिंग के सेशंस पीछे किए थे, वहां पे भी मैंने बताया था कि देर आर एरियाज कि जो शायद अभी तक नहीं आए हैं, बट कभी भी आ सकते हैं. ठीक है. सो विद दैट व्हाट आई विल डू इज आई विल गिव यू द कॉन्सेप्ट बिहाइंड फैक्ट इन्फरेंस जजमेंट. समझ में आ गया तो एक बार समझा देता हूं, उसके बाद अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना.
फैक्ट स्टेटमेंट्स दैट आर वेरीफाइबल, ये हमने ऑलरेडी बात किया है, खास करके जब हम लोग क्रिटिकल रीजनिंग 1 और 2nd क्लास कर रहे थे, क्योंकि वहां पे आर्ग्यूमेंट को समझने के लिए फैक्ट को समझना बहुत बहुत जरूरी था। तो फैक्ट्स आर स्टेटमेंट्स दैट आर वेरीफाइबल, दैट इज वन। सेकेंड, जजमेंट एंड ओपिनियन विच इज नॉट, अच्छा ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन द वेस्ट, दोनों फैक्ट है। जरूरी नहीं है कि कोई चीज अगर आपकी आप प्रूव कर सकते हो, अगर सच है तभी जाके वो फैक्ट होगा। फैक्ट दो तरह के होते हैं, ट्रू फैक्ट्स भी हो सकते हैं और फॉल्स फैक्ट्स भी हो सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी किया था, राइट, फर्स्ट सेकंड लेक्चर में ही किया था, वो शायद आपको याद है। तो एनी सेंटेंस, एनी स्टेटमेंट विच कैन बी वेरीफाइड, वो वेरीफाई करने के बाद सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, वो मेरा फैक्ट है। क्लियर है, राइट? ठीक। निखिल कहते हैं ऑल ट्रूथ कैन बी फैक्ट्स बट नॉट वाइस वर्सा। यस, ऐसा था कुछ, क्यों, इसमें डाउट क्या है? इसमें एकदम क्लियर क्लैरिटी चाहिए कि हमारा अगर कोई ट्रू चीज है तो वो तो फैक्ट है ही है, पर अगर कोई फैक्ट है तो नेसेसरी नहीं है कि वो ट्रूथ होगा। और इसीलिए मैंने वो एग्जांपल दिया था, सन राइजेज इन द वेस्ट भी फैक्ट है, आप सुबह उठ के वेरीफाई कर सकते हो, किसी भी तरह से उसको वेरीफाई कर सकते हो कि वो सही है या गलत है। Then I come to judgment. Now, judgment and inference are the two troublemakers in fact inference judgment. As I told you, we have already done inference, but जिस ग्लास से, जिस नजरिए से हमने inference को किया है, उसका थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, not because the questions or the statements would be longer or more complicated, नहीं, but इन्फ्रेंस के जो अलग अलग पहलू है ना, उनको समझना जरूरी है। जब हमने इन्फ्रेंस किया था, आपको याद होगा मैंने बोला था इन्फ्रेंस एक जेनरिक टर्म है, वो जो एक्ट ऑफ डिड्यूसिंग, उसी उसको भी तो हम इन्फ्रेंस बोलते हैं। तो ऐसे हालात में यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट कि व्हाट इज इन्फ्रेंस और व्हाट इज जजमेंट। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा कि मैं दोनों के लिए क्या बोल रहा हूं। जजमेंट है एक ओपिनियन, उसमें लॉजिक नहीं है, एक ओपिनियन है। अब लॉजिक नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि स्टेटमेंट में लॉजिक नहीं है। कभी कभी जजमेंट स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जो दिखता है इन्फ्रेंस के जैसा, लेकिन एक्चुअली में होता है जजमेंट। बताता हूं कैसे। Essentially, when the argument or logic leading to the conclusion is not strong, that is when it is a judgment. मतलब लॉजिक है लेकिन वो स्ट्रांग नहीं है, वो कनेक्टेड नहीं है, वो रिलेटेड नहीं है। अब समझ में आ रहा है कितने सारे चीजें हमारी कनेक्टेड है और यूज करके फैक्ट इन्फरेंस जजमेंट के क्वेश्चन होंगे। स्ट्रांग वीक आर्ग्यूमेंट के कॉन्सेप्ट, इन्फरेंस के कॉन्सेप्ट, और बेसिक आर्ग्यूमेंट का जो फैक्ट का डेफिनेशन है उसका कॉन्सेप्ट, ये तीनों मिला के आपको फैक्ट इन्फरेंस जजमेंट के क्वेश्चंस करने हैं। तो जजमेंट में हमें क्या क्या दिखता है वो एक बार देख लेते हैं, जिसमें एक्सट्रीम असर्शंस हो, जैसे कि ओनली। अब मैंने आपको एक बार कहा था, आपको अगर याद हो, कौन से क्लास में मुझे याद नहीं आ रहा है, बट एक क्वेश्चन था जिसमें ओनली था और उसके बेसिस पे ही हम लोगों ने उसके बेसिस पे आप लोगों ने में से बहुत लोगों ने उसको एलिमिनेट कर दिया था। और फिर मैंने आपको विस्तार से एक्सप्लेन किया था कि यार ओनली देखते ही मत एलिमिनेट कर लो, समझो क्यों एलिमिनेट कर रहे हो, याद है, राइट? तो वन ऑफ द रीजन इज दैट क्यों लोग ऐसे जेनरिक रूल बनाते हैं, वाई, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जजमेंट में ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे फैक्टर्स यूज किए जाते हैं, ऐसे कॉन्स्ट्रक्ट यूज किए जाते हैं। जब मैं एक्सट्रीम असर्शन बोल रहा हूं या जब मैं कोई एडजेक्टिव यूज कर रहा हूं, ब्यूटीफुल, गुड, पैथेटिक, भाई ये तो ब्यूटीफुल जो है, गुड जो है, पैथेटिक जो है, ये तो हर एक बंदे का अलग अलग होगा ना दोस्त, राइट? तो वो जजमेंटल हो गया, ओपिनियनेटेड हो गया। और फिर भी अगर कोई क्रेडिबल बेसिस है, अगर कोई डेटा सेट है और लॉजिकली उसको लिंक किया जा रहा है, तो वो इन्फरेंस हो सकता है। बट विदाउट एनी क्रेडिबल बेसिस, दीज आर नथिंग बट एग्जाम्पल ऑफ जजमेंट। शुड डू मतलब करना ही पड़ेगा, राइट? इस तरह की चीजें जजमेंटल हो जाती है, ये एग्जाम्पल्स है। बट जजमेंट एक्चुअली में क्या है कि एक ओपिनियनेटेड स्टेटमेंट।
अगर उसमें लॉजिक दिया भी हुआ है तो लॉजिक कनेक्टेड नहीं है कंक्लूजन के साथ, कोई लिंक नहीं है या वीक है, ठीक है। इन्फरेंस, आपको बेसिक इन्फरेंस का तो पता ही है, वो तो सब सही है ही है। जो इंपॉर्टेंट है कि इन्फरेंस मतलब हो गया एक लॉजिकल आर्गुमेंट। इस केस में, जब ऐसे केस में इन्फरेंस आइडेंटिफाई करने को बोला जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि इससे आप क्या इन्फर कर पा रहे हो, नहीं। इसका मतलब ये है कि क्या ये लॉजिकल आर्गुमेंट है। सो फैक्ट इन्फरेंस जजमेंट में क्वेश्चन कैसे आता है मैं बताता हूं। क्वेश्चन ऐसे आता है, मैं एक बार दिखाई देता हूं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, 4 सेंटेंसेस या 5 सेंटेंसेस होते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा फैक्ट है, कौन सा इन्फरेंस है, कौन सा जजमेंट है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको ऑप्शन चूज करना पड़ता है, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन में आप बताओ, आपको ये तो नहीं मांगा जा रहा है कि आप उस पैराग्राफ से क्या इन्फर कर पा रहे हो। तो यहां पे जब वो आपको इन्फरेंस आइडेंटिफाई करने को बोल रहा है, वो एक्चुअली में कर क्या रहा है, वो एक्चुअली में कर रहा आपको पूछ रहा है कि एक लॉजिकल आर्गुमेंट है कि नहीं, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है कि नहीं है। सही निकले, एकदम सही पकड़े। कंक्लूजन बेस्ड ऑन अ रिलेटेड फैक्ट और प्रेमाइस, essentially when the argument or logic leading to conclusion is strong. Statements accepting the limitation of reasoning और डेटा। अब ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो जो कंक्लूजन स्टेटमेंट है, एक फैक्ट स्टेटमेंट है, प्रेमाइस स्टेटमेंट है, और एक कंक्लूजन स्टेटमेंट है। जो दोस्त कंक्लूजन स्टेटमेंट है उसमें लिमिटेशन ऑफ रीजनिंग को एक्सेप्ट किया जा रहा है, डिफरेंट पॉसिबिलिटी एक्सेप्ट किया जा रहा है। जैसे कि अगर मान लो मैंने कीवर्ड यूज किया प्रोबेबली, इंडिकेट, इसका मतलब क्या है कि हो सकता है, कैन, माइट। तो ऐसे केसेस में अगर कॉजेज और वो डेटा जो है रिलेटेड है किसी भी फॉर्म में, और हमारा जो कंक्लूजन में है उसमें प्रोबेबिलिस्टिक कंक्लूजन है, तो हम उस टाइम पे उसको इन्फरेंस मान लेते हैं। वाई? बिकॉज इट हैज अ लिंक, राइट। और लेकिन बहुत स्ट्रांग नहीं भी है तो कंक्लूजन इटसेल्फ तो प्रोबेबिलिस्टिक हो गया ना, एक्सेप्ट कर लिया लिमिटेशन ऑफ द आर्ग्यूमेंट को, इसीलिए उस केस में इन्फरेंस होगा। इसका मतलब एकदम नहीं है कि सिर्फ माइट वाले ही इन्फरेंस होगा, प्रोबेबली वाले ही इन्फरेंस होगा, नहीं दोस्त। मैं कह रहा हूं कि मान लो एक स्ट्रॉन्ग रीजन है और उसके बेसिस पे श्योरिटी में कंक्लूजन है, श्योरिटी में कंक्लूजन है, तो क्या ये इन्फरेंस हुआ? हाँ हुआ। एक वीक रीजन है, रिलेटेड है बट वीक है रीजन, डेटा थोड़े से मिसिंग है, रिलेटेड होना जरूरी है, और प्रोबेबिलिटी में कंक्लूजन है, प्रोबेबिलिटी में कंक्लूजन है, तो क्या ये इन्फरेंस हुआ? हाँ, तब भी ये इन्फरेंस हुआ। ये समझ में आया? क्लियर है? राइट, ओके। तो इन दोनों केसेस में ये इन्फरेंस हुआ, ठीक है, राइट। एनी डाउट? अभी फैक्ट इंफरेंस जजमेंट में सब क्लियर है, क्वेश्चन करने जा सकते हैं। क्लियर है तो CLR डालो। क्लियर निखिल? क्लियर SS? वेरी गुड, वेरी गुड। चले फिर, लेट मी मूव ऑन टू द क्वेश्चन। ये है आपके पास पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप ट्राई करके देखो, 1 मिनट लो, 2 मिनट लो। लेट मी मूव आउट ऑफ द स्क्रीन। जैसे ही आपका आ रहा है आंसर, चैट बॉक्स में डालो।
Okay, SS has answered and Nikhil has also answered. Now, बाकी ओके, नाउ दिस जिनका भी आंसर आया है सबका सही आया है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से ये होगा। वेरी गुड आंसर्स, राइट। लेट मी कम ऑन द स्क्रीन फॉर दिस। सो you have these four sentences. पहला sentence says the finance minister said that demonetization was a wonderful initiative, right? तो ये finance minister ने बोला है, this is something that he has said. हम लोग verify कर सकते हैं कि whether the finance minister has said this or not. Yes or no, right? Okay, so that means that this is a something which is called fact, वेरीफाएबल है। तो अगर ये फैक्ट है तो हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ये एलिमिनेटेड है, ये एलिमिनेटेड है, ऑप्शन ई है। मोर देन हाफ ऑफ द स्मॉल स्केल रिटेलर्स हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग डिजिटल पेमेंट्स, अगेन वेरीफाएबल है। अगर स्मॉल स्केल रिटेलर्स, अब कैसे करोगे वो अलग बात है, बट वेरीफाएबल है कि नहीं। अगर स्मॉल स्केल रिटेलर्स 1000 है, आप चेक कर सकते हो कि 500 से ऊपर जो है वो लोग यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आपका जो ये दिस वन डिजिटल पेमेंट्स, आप ये बोल सकते हो। तो ये भी फैक्ट है। तो इन दिस केस यू आर ओनली लेफ्ट विथ ऑप्शन बी एंड ई। ऑप्शन बी और ई में डिफरेंस है थर्ड में, देखते हैं। with various digital payment gateways trying to make digital transactions easier, demonetization is going to be a long term success, right? अब यहां पे पॉइंट इधर आ गया कि इसको हम इन्फ्रेंस मान सकते हैं या जजमेंट मान सकते हैं। अब दोनों जो ये अगर मान लो कॉज है और ये अगर मान लो इफेक्ट है, इसमें एक एस्टैब्लिश्ड कनेक्शन है कि नहीं है। हल्का फुल्का कनेक्शन है, दिख रहा है, बट श्योरिटी में कनेक्शन है कि नहीं है, नहीं है। और इसीलिए अपने जितने ने भी आंसर दिया है, सबने क्या बोला कि यार इन्फ्रेंस के लिए तो ये टू मच हो रहा है, वी विल गो विद जजमेंट, एंड यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। वेरी प्राउड ऑफ यू। तो बी इज द आंसर, राइट। पहले पहले ये वाले क्वेश्चंस बहुत लोगों को बहुत ट्रिक करते हैं, बट यू गाइज डिड इट वेरी वेल। इसका मतलब ये नहीं कि आगे के क्वेश्चंस में आप का लॉजिक हमेशा सही होगा, नया चीज है, ठीक है। तो जहां पे भी आपका लॉजिक गलत हो रहा है वहां पे वी कैन हैव क्या कहते हैं, वी कैन हैव दिस थिंग, वी कैन डिस्कस कि कहाँ पे क्या हो सकता है, राइट। ओके, एकदम एकदम निखिल, एकदम अलग अलग चीज है। बट इफ वी हैव टू मेक इट, इफ यू हैव टू मेक दिस स्ट्रॉन्ग, हमें बहुत कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, राइट, जैसे हमने स्ट्रॉन्ग और वीक आर्गुमेंट में किया था, राइट। एकदम सही बात। सो बी इज योर आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। निखिल हैज आंसर्ड, बाकी एस एस हैज आंसर्ड, प्रज्ञा हैज आंसर्ड, वेरी गुड। ओके,
बाकी जिन्होंने आंसर नहीं किया वो बाद में कर सकते हैं। अभी लेट मी एक्सप्लेन दिस। द प्राइसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर फॉलिंग। तो भाई ये तो वेरीफाइबल स्टेटमेंट है ना। आर फॉलिंग मतलब फॉलिंग राइजिंग, ये इनमें कोई जजमेंट तो है ही नहीं, चेक कर लो। सो ये यहाँ फैक्ट है, यहाँ फैक्ट है, यहाँ फैक्ट है, तो हमारे पास तीन ऑप्शन है, ए ई ए बी ए बी ई, ये दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं। सिंस वी हैव substantial reductions in import duties, this is obvious. नाउ देखो क्या हुआ। Since we have substantial reduction in import duties, this is obvious. Obviously, this refers to prices of electronic goods falling is obvious, right? Obviously, यहाँ पे जब हम लोग फर्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट देख रहे हैं तो इंडिविजुअली देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि कनेक्टेड स्टेटमेंट है, प्रोनाउंस जब होंगे दिस इस तरह के प्रोनाउन, तब हम लोग ऑब्वियसली ले लेंगे कि जो वो मीन करता है एक्चुअली। बट दोनों सेंटेंसेस को साथ में लेके नहीं देखेंगे। हाँ, ये डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा फैक्ट इन्फरेंस जजमेंट के क्वेश्चन में। हम अगर सेपरेट सेपरेट सेंटेंसेस दिया तो कोई बात ही नहीं है। अगर कनेक्टेड सेंटेंसेस दिया ना दोस्तों, तो फिर क्या होगा कि मतलब एक ही पैराग्राफ से उठा के अगर सेंटेंसेस दे दिया ना हमें, तो हम लोग ऐसी चीजें कर सकते हैं कि अगर कोई प्रोनाउन यूज हुआ है, हम लोग मान लेंगे कि उस कनेक्टेड सेंटेंस में जो भी वो प्रोनाउन को मीन करता है उसको हम लोग कर लेंगे कंसीडर, but we will not take the two sentences together to see whether it makes an inference or not, because the instruction is very clear to look at these statements individually, right? तो कहाँ गए हम लोग? हाँ, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के प्राइसेस फॉल हो रहे हैं, दिस इज ऑब्वियस। क्यों? क्योंकि सब्सटैंशियल रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज है। तो ये तो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप हो गया। इंपोर्ट ड्यूटीज में रिडक्शन के वजह से आपका बाहर का सामान आ जाता है कम पैसे में, एंड दैट वुड बी डेफिनेटली विल कॉज द प्राइसेस ऑफ गुड्स इन द मार्केट टू फॉल। तो बेसिक इकोनॉमिक्स है। आप ये बोल सकते हो कि सर यहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया होना तो जरूरी है। हाँ, मतलब इतना विच नॉर्मली when you have these kind of single statements, छोटे छोटे स्टेटमेंट्स, वो हमने assertion reason arguments के केस में भी देखा है कि वहां पे हम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लगाना पड़ता है। बट देन दिस इज ऑब्वियस। और ये श्योरिटी है। श्योरिटी क्यों है? श्योरिटी पे क्यों हम लोगों ने मोहर लगा दिया? क्यों? क्योंकि ये एकदम पक्का स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है इसके लिए, राइट? निखिल ने कुछ कहा है। Yes, एकदम डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग रीजन विद श्योरिटी कंक्लूजन, सो इट विल बी इन्फरेंस, आई गेस। एकदम सही, वही वही मैं बोलने वाला था अभी। वेरी गुड, राइट। तो ये आपका हो गया इन्फरेंस। अगर ये इन्फरेंस हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, आपके पास बचा सिर्फ ई। आप इसी पॉइंट पे मार्क करके आगे बढ़ सकते हो। लेकिन आपको देखना है तो देख लो। द ट्रेंड इज बाउंड टू कंटिन्यू इन द नियर फ्यूचर। भाई तुमने फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर दिया यार, ये तो ओपिनियन हुआ ना दोस्त। बाउंड टू, यार ये इतना इतना बड़ा स्टेटमेंट आप तो नहीं दे सकते ना, ये तो ओपिनियन हुआ, तो जजमेंट। बट द टर्नओवर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इज स्टिल राइजिंग, ये प्रेजेंट में हो रहा है, चेकआउट कर सकते हो, तो इसीलिए वेरीफाइबल है, फैक्ट है। ठीक है, राइट? ठीक। अब सोचो इस बात को। आपको जो वो मैंने पहला 5-10 मिनट दिया था समझाने के लिए और रिलेट करने के लिए, आपकी जो पीछे का नॉलेज है उसके साथ रिलेट करने के लिए, इसीलिए यू आर नाउ ऑन द टॉप ऑफ दीज क्वेश्चंस, राइट? वो अगर नहीं करते तो आपसे तो अब सोचो, जिसके पास वो नहीं है, वो आइडिया ही नहीं है, इसको एज अ सिंगुलर अलग तरीके के सेंटेंस, ये नो कनेक्टेड नॉलेज के हिसाब से इनको नहीं देखेगा, उसके लिए दीज वुड बी नाइटमेयर। और वही तो हम चाहते हैं ना। हम वही चाहते हैं ना कि जो हमें ये एडवांटेज मिला हुआ है उसका हमें बेस्ट ऑफ बोल जाए। इसीलिए मैं बोलता हूं ना कि अलग अलग तरह के क्वेश्चन आना एग्जाम में, वो आपके लिए डिस्गाइज में बून हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज पीपल वुड पैनिक। यू शुड नेवर पैनिक। आज मैंने जब आपको दिखाया तो आपका ऑटोमेटिकली कंडीशनिंग ब्रेन का उसी तरफ गया ना कि अच्छा कैसे कनेक्टेड है, अच्छा अच्छा इस तरह से कनेक्टेड है। आपने बहुत ही लॉजिकली और ऑर्डर में क्रिटिकल रीजनिंग को सीखा है, तो आपके लिए कोई भी टाइप ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन चैलेंजिंग नहीं होगा बहुत ज्यादा, राइट? बट दूसरों के लिए होगा। सो वी वांट दैट वी गेट दैट एडवांटेज। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
On your screen now. ओके, सबका आंसर आ गया है एंड अगेन सबका आंसर सही है। क्या बात है यार, यू गाइस आर स्लेइंग दिस। ऐसे 100 अभी तक, होपफुली आगे भी सारे क्वेश्चंस में ऐसा हो, बट ऐसे पहले तीनों के तीनों क्वेश्चन में 100% एक्यूरेसी सबका, दिस इज लाइक वेरी गुड। चलो, वेरी गुड। लेट अस सी ना, क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस इज टू एडवर्टाइज एग्रेसिवली। यार ये तो जजमेंट होगा ही होगा। ये कुछ हो ही नहीं सकता ना जजमेंट, राइट? ये तो जजमेंट होगा ही होगा। तो ये हमारे पास दोनों ऑप्शन है। वन ब्रांड इज ऑलरेडी टॉपिंग द पॉपुलैरिटी चार्ट्स अमॉन्ग्स द यूज्ड। अरे यार, ये तो वन ब्रांड इज ऑलरेडी टॉपिंग द पॉपुलैरिटी चार्ट, पॉपुलैरिटी चार्ट्स चेक कर लो, पता चल जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट फैक्ट हो गया। तो ये फैक्ट कोई नहीं रोक सकता है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। सी आंसर आ गया, इसीलिए ये आंसर इतना जल्दी आ गया। मैं वही सोचूं, 30 सेकंड भी नहीं हुआ आंसर आ गया। आप लोग भी एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हो, वेरी गुड यार, बहुत अच्छा। तो एंड दिस इज, जब जब हम लोग ये, these are some of these question I use in my CAT batches also। तो वहां पे भी पीपल, जिनके पास वो कनेक्टेड नॉलेज नहीं होता है ना, अगर अगर मान लो कभी कभी हमें सेशन वेशन लेने जाना पड़ता है, आईआईटीज एनआईटीज में जो कैट बैचेस होते हैं ना, उसमें इनवाइट किया जाता है। तो वहां पे भी, अब वहां पे क्या होता है कि वो तो अलग अलग फैकल्टी उनके होते हैं, मैं तो विजिटिंग की तरह जाता हूँ। तो जब आई डिस्कस दिस, दे मिस द पॉइंट इफ द कनेक्टेड नॉलेज इज नॉट देयर। तो व्हाई आई एम रेफरिंग दिस टू यू, देखो गाइस, ये जो लोगों के दिमाग में हवा बना के रख देते हैं ना चीजों के, कि यार ये बंदा आईआईटी से है, ये बंदा यहाँ से है, तो ये बंदा ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंट होगा, ये होगा, ठीक है, एक एक लेवल तक हो सकता है कि कुछ चीजों में होगा। बट बेसिक कॉमन सेंस, क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल अप्रोच, ये has nothing to do with, anyone can be great at it if he follows or if she follows the right way of thinking, right? ये हम इंसानों का देन है, मतलब ये हमें दिया गया है, इवोल्यूशन के इतने मिलियंस ईयर्स से हमें ये मिला है, तो क्यों नहीं होगा, सबका हो सकता है। सो कहीं कोई एक ब्रांड से आया है, इसका मतलब ये ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, वो ठीक है, मार्केटिंग के लिए यूज करना इज ओके, बट अपने अंदर बिलीव मत करना। कभी भी तुम्हारे सामने कोई बहुत बड़ा हार्वर्ड से आ गया बंदा, तो वो जो बोल रहा है वो गोल्डन वर्ड्स होगा, हट क्यों होगा? पहले लॉजिक को देखो उसका। आपको मैं इस लेवल पे रीजनिंग सिखा के जा रहा हूं कि अगर भगवान भी आके कुछ बोल दे, उनको क्वेश्चन करना सीखना चाहिए, राइट? और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मतलब ऐसा ऐसा मत सोचो कि दिस इज समथिंग दैट आई एम सेइंग न्यू। अब गीता में देर इज अ पॉइंट जहां पे श्री कृष्ण जो है अर्जुन को कहते हैं कि वी आई आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग आई हैड टू टेल यू अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट आर योर ड्यूटीज। अब लेकिन तुम्हारा चॉइस है, तुम क्या करोगे, एंड यू हैव टू लिव विथ इट। और यू कैन काउंटर मी ऑल्सो कि भाई तो आप गलत हो, और अगर तुमने प्रूव कर दिया तो मैं मान लूंगा कि मैं गलत हूं।
So this is how we had been our culture. मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ, pardon for that, but you know what I really want to see in you guys, because once when I'm teaching you, it's like I think that you know कुछ पार्ट ऑफ हमारा जो रिच कल्चर और जो 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 थॉट प्रोसेसेस अगर वो हमारे अंदर चले आए ना, तो हमें कोई नहीं रोक सकता है. तो the point that I was trying to make is that कि reason is supreme. और हमारा कल्चर, हमारा हिस्ट्री इसी को बार बार दोहराते हैं. हमारे यू नो द पीपल और द गॉड्स दैट वी बिलीव इन, दे देमसेल्फ have been telling us to do it. ये तो you know सालों के जो ये स्लेवरी है वो हमें पता नहीं पावर को एक्सेप्ट करने का एक वो बना दिया है, मशीन बना दिया है. ये हैड नेवर बीन सो. ठीक है. एंड वी वेर दी दो दैट कल्चर जिनका क्रिटिकल रीजनिंग एकदम एकदम टॉप पे होता था. अपना माइथोलॉजी उठा के ही देख लो. सो दैट्स व्हाट आई सेड कि आपके अंदर वो अभी हुनर है कि कोई भी चीज ठीक डायरेक्शन में जा रही कि नहीं जा रही है वो आइडेंटिफाई करने का. अब उसके लिए आप कुछ करोगे नहीं करोगे वो अलग बात है, बट समझो तो कि क्या हो रहा है. ठीक है. सो एंड टुडेस क्लास प्रूव्ड इट. तो मैं जब वहां पे अलग अलग जगह पे जाता हूँ और ये मैं क्लास लेता हूँ, मुझे 100% एक्यूरेसी नहीं मिलती है पहले 3 क्वेश्चन में, बट यहाँ पे मुझे मिला. सो दैट्स अ थिंग टू बी सेलिब्रेटेड, राइट. ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ, बट कॉन्फिडेंट रहो कि यू आर जस्ट देयर विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन दिस कंट्री एंड द वर्ल्ड में भी. So difference between student from top college is that they have the habit of working hard, and that's why they got that college, but will not ensure intelligence. हाँ भी और ना भी. यार अच्छे कॉलेज में जाने के लिए ना एक उसकी तरह का इंटेलिजेंस स्मार्टनेस चाहिए होता है, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि हमारी ह्यूमन लाइफ जो है वो बहुत बड़ा होता है. और अगर हम अपने दिमाग को हमेशा काम नहीं करवाते रहेंगे ना, बहुत सारे बायसनेस और चीजें क्रीपिंग कर जाती है, राइट. और हम शायद पहले एक 2 साल 3 साल बहुत हाईली लॉजिकल बीइंग है, अगले 2 3 3 साल हम लोग हाईली बायस्ड बीइंग बन जा सकते हैं. तो ये ना एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है. हो सकता है वो लोग जब आईआईटी गए थे, आईएम गए थे, देवर लॉजिकल बीइंग्स, लेकिन जब निकले और ड्रजरी में आए, कंपनी में आए, काम करने लगे, तो आसपास के नजरिए को देखते हुए उनके अंदर अलग अलग बायसनेस क्रीपिंग कर दिया. ये तो हो ही सकता है ना, राइट. सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि हर एक के दिमाग में रहता है कि भाई ये यहां से ये आ रहा है तो लॉजिक गया तेल लेने, ये सही होगा, ये मत करो. इसी चक्कर में लोग गलत डिसीजन लेते हैं बिजनेस में. इसी चक्कर में लोग गलत लोगों को फॉलो कर लेते हैं. मेरा कहना सिर्फ ये है कि अगर किसी के बात में दम है तो लेट हिम प्रूव दैट. अगर दम है तो करो ना वो काम, क्या कौन मना करता है अगर आपको करना है तो. ठीक है. चलिए. ओह, सी है इसका आंसर. ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना शायद. हाँ, सी है आंसर. ये तो क्वेश्चन 3 था. अब 4 वाला देखते हैं. चलो, गुड गुड. करो इसको.
Okay, now let me come on the screen and do this question. सही आंसर निखिल, वेरी गुड। चलिए, इफ डेमोक्रेसी इज टू सर्वाइव देन पीपल मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ कंज्यूमरिज्म। ओ भाई, इसमें तो एकदम मस्ट बोल दिया है कि करना ही चाहिए, है ना। चलो अच्छी बात है, तो फिर जजमेंट ही होगा। ओह तेरी, देयर इज ओनली वन आंसर, यही हो सकता है, जजमेंट तो और है ही नहीं है। फिर भी देख लेते हैं सारे। रिपोर्ट सेज कंज्यूमरिज्म हैज हेल्प्ड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ गुड्स इन सर्टेन कंट्रीज, विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स है, कोई रिपोर्ट बोल रहा है, तो डेफिनेटली दोस्त ये फैक्ट होगा, तो फैक्ट है। प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट इन आवर कंट्रीज हेल्पिंग द लोकल मैन्युफैक्चरर्स। अब ये इतना छोटा सा है, कनेक्शन एस्टैब्लिश करना, ये जो छोटा सा स्टेटमेंट है, कनेक्शन एस्टैब्लिश करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, एंड देयरफॉर जजमेंट द क्वालिटी ऑफ गुड सफर्स इफ द मैन्युफैक्चरर टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ दिस। अच्छा, कोई इस चीज का, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट का अगर एडवांटेज लोगा तो क्वालिटी ऑफ गुड सफर करेगा, इसमें लॉजिक है, राइट। और यहाँ पे और एक चीज भी है कि प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट हमारा लोकल मैन्युफैक्चर को हेल्प कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब ये फैक्ट नहीं है, मतलब ये किसी का ओपिनियन। कोई बोल सकता कि नहीं नहीं नहीं, ये हेल्प नहीं कर रहा है, ये बल्कि नुकसान कर रहा है, इसीलिए वो कॉम्पिटिटिव नहीं हो रहा है। तो इसीलिए 3 वाला जजमेंट एकदम सही है। लेकिन अगर कोई एडवांटेज लेगा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट का, तो हमारा क्वालिटी ऑफ गुड सफर करेगा, ये कॉज इफेक्ट से रिलेटेड है, तो इन्फरेंस है। तो आंसर तो हमारा पहले ही आ गया था कि बी होगा, लेकिन लेकिन हमने सारे के सारे सेंटेंसेस को इसीलिए ठीक तरीके से देख लिया, राइट। ओके, चलिए, बी हो गया हमारा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। ओके, सो यू गाइज हैव आंसर्ड। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। प्रज्ञा सही हुआ, निखिल इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लो और एक बार, राइट। और बाकी सब सही है, एक में जाके आपका गड़बड़ हो रहा है निखिल, ऐसे सही है, ये सही है, सही है, वेरी गुड। चलिए, गिवन द पुअर क्वालिटी, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। नहीं, देखो ध्यान से देखो, गिवन द पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विस इन द पब्लिक सेक्टर, द HIV एड्स अफेक्टेड शुड बी स्विचिंग टू प्राइवेट इनिशिएटिव्स, that supply antiretroviral drugs at a low cost। देखो, ये इनमें आपका डाउट क्या था? या तो ये ऑप्शंस में दिखा रहा है, या तो ये फैक्ट हो सकता है, या तो ये जजमेंट हो सकता है। अब क्योंकि शुड बी स्विचिंग है, तो ये कैसे फैक्ट हो सकता है? क्योंकि ऑप्शन में तो सिर्फ फैक्ट और जजमेंट है। तो ये शुड बी स्विचिंग, कोई के काम किसी को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, रीजन के साथ अगर एकदम श्योरिटी है तो इन्फरेंस हो सकता है, फैक्ट तो नहीं हो सकता है ना, राइट। निखिल, आपका कहां गलत हुआ समझ में आ रहा है? तो ये वाला जो पहला वाला जो है, डेफिनेटली जजमेंट है ना दोस्त। तो अगर ये जजमेंट है तो आपका सी होगा और या तो डी होगा, राइट। अब आ जाते हैं सेकंड वाले में। द गवर्नमेंट हैज बीन सप्लाइंग फ्री ड्रग्स सिंस 2004 एंड 35,000 हैव बेनिफिटेड अप टू नाउ, though the size of the affected population is 150 times this number. Now this is something which is data,
This is pure data. This can be verified. There has to be a fact. So between C and D, obviously D takes the cake out of you, and therefore D is the answer. You can mark D and sleep. But we will also go through the other option, what do you say, the statements, and see whether they are inference and judgment respectively. Right. Now, Nikhil says, I thought the A could have been verified. नहीं, अब समझ में आ गया क्यों नहीं वेरीफाई किया जा सकता है, right? The recent initiatives of networks and companies like 8Scare Network, MQ, this would lead to availability of much needed drugs to a large number of affected. अगर किसी ने कोई इनिशिएटिव लिया है इस एरिया में, तो दैट वुड लीड टू अवेलेबिलिटी इन द मार्केट. कंपनीज अगर बना रही है या इनिशिएटिव ले रही है, तो मार्केट में नए मतलब ज्यादा अवेलेबिलिटी होगा. ये तो ऑटोमेटिक सा इन्फ्रेंस है ना, तो ये दिस मेक्स अ गुड चॉइस. बट हाउ आयरॉनिक इट इज दैट वी should face a perennial shortage of drugs when India is one of the world's largest suppliers of generic drugs to the developing world. Now, this was very typical. मतलब ये inference में भी जा सकता था, option नहीं है इसीलिए नहीं किया. Obviously, how ironic it is, ये वाला was the killer, क्या कहते हैं उसको, हिंट हियर कि ये जजमेंट होगा, क्योंकि ये ऑथर का ओपिनियन है. बट हाँ, बहुत लोग इसको इन्फ्रेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं अगर उन्होंने इस सेंटेंस को टोटलिटी में नहीं देखा है. बट यस, ऑप्शन में नहीं था, तो इट वाज इजियर फॉर यू, राइट? ओके, सो ये भी जजमेंट होगा. देन यू हैव डी एज द आंसर. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ. वेरी गुड निखिल. प्रज्ञा एसएस, अपने आंसर्स को एक बार रिव्यू कर लो. चलिए देखते हैं इसमें. And inequitable distribution of all kinds of resources is certainly one of the strongest and most sinister source of conflict. इतने स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किए गए हैं ना, और उतना डेटा है क्या? मतलब अगर मैं इसको स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट के केस में देखूं, इसको स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट बोल सकते हो क्या? इसको अगर मैं आर्ग्यूमेंट का रीजन बताऊं और ये हो गया आपका इफेक्ट, तो आप स्ट्रॉन्ग बोलोगे क्या?
नॉट नेसेसरली ना, तो वन को रख देते हैं। अगर आपको वन में इन्फरेंस और जजमेंट में डाउट है तो रख देते हैं इसको, बट इट्स मूविंग टुवर्ड्स जजमेंट, राइट। बट अगर नहीं समझ में आया, बिकॉज आप लोगों ने जो आंसर दिया उसमें मुझे यही लग रहा है कि जिन्होंने इनका गलत हुआ उनका इसी में कंफ्यूजन था, तो इसलिए, राइट। बट ये कंफ्यूजन आपका क्लियर नहीं होगा, वाई आई एम सेइंग सो, जब तक 2 3 4 हम लोग देख लेते हैं, एंड देन आई अगेन कम बैक टू 1। Even without war, we know that conflicts continue to trouble us. They only change in the character. Now, ये वाला पार्ट जो है अगर डेटा है और ये वाला पार्ट जो है उसका कंक्लूजन है, ये परफेक्टली फिट बैठ रहा है, इसको इन्फरेंस मान सकते हैं। एक्सटेंसिव डिसआर्मामेंट इज द ओनली insurance for our future. Again, only insurance for our future. Imagine the amount of resources that can be released and redeployed. देखो इसका इसके साथ कोई लिंक नहीं है, तो ये कंक्लूसिव जो स्टेटमेंट है ये एक ओपिनियन है, उसमें कोई डाउट नहीं है, तो ये तो जजमेंट है ही है, राइट। तो आई जे नहीं नहीं, ये नहीं, तो आपके पास बी और सी में से ऑप्शन है, और लास्ट वाला दोनों में फैक्ट है। तो फिर भी आप देख सकते हो, द इकोनॉमीज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्टर्न वर्ल्ड डिराइव 20% ऑफ देयर इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ ऑल काइंड ऑफ आर्म्स। बहुत क्लियरली वेरीफाइबल है, फैक्ट है। बट हम लोग अब आईजीएफ है, ये तो समझ में आ गया। तो जब तक हम लोग ये दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, सॉरी, दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, हमारा आंसर नहीं आएगा। और यहीं पे कुछ लोगों का गलत हुआ, कुछ लोगों का सही हुआ। तो जिन्होंने इसको जजमेंट कर दिया उनका सही हो गया, जिन्होंने इनको इन्फ्रेंस कर दिया उनका गलत हो गया, और उन्होंने सी मार्क कर दिया। तो दिस वाज अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन जिसमें गलत होना वाज देयर वाज अ पॉसिबिलिटी, राइट। पर अब हम लोग इसको ना एक ध्यान से देखते हैं। इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज is certainly one of the strongest and most sinister sources of conflict. देखो ये सेंटेंस इन्फ्रेंस के बेस पे है ही नहीं, फैक्ट के तरह है। मतलब अगर आपको इसमें डाउट होना चाहिए था, या तो आप फैक्ट या जजमेंट में डाउट होना चाहिए था, इन्फ्रेंस और जजमेंट में नहीं डाउट होना चाहिए था। दोस्तों सोच के बताओ एक बार, मैं अगर बोल रहा हूं कि ए इज वन ऑफ द मोस्ट, और ए इज वन रीजन फॉर बी, A is one reason for B, right? Okay, तो अब ये जो चीज है, जब जब हम लोग इस तरह से अगर बोलते हैं और A और B में कनेक्टेडनेस है, तब तो आप बोल सकते हो इन्फरेंस है। बट यहां पे क्या बोल रहा है कि इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ रिसोर्सेस is certainly, एक तो certainly one of the strongest and most sinister, बहुत एक्सट्रीम में, बहुत एक्सट्रीम में आपके पास जा रहा है, राइट, सोर्सेस ऑफ कंफ्लिक्ट। अब ये फैक्ट और जजमेंट में मुझे जब इसको चूज करना है, मैं कभी भी इसको चूज करके दे नहीं सकता कि यार ये बंदा जो है ये वेरीफाइबल है क्या, ये वेरीफाइबल है, नहीं ये वेरीफाइबल नहीं है। तो वन जो है वो वेरीफाइबल तो नहीं है ना, और क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड कीवर्ड्स यूज किए गए हैं, तो इट इज बेटर टू पुट इट इन जजमेंट बॉक्स रादर देन इन इन्फरेंस बॉक्स। सो देयरफॉर योर ऑप्शन वुड बी बी। प्रज्ञा, अगर आपने पहले सोचा था वो फैक्ट है, तो इन्फरेंस तो मार्क नहीं करना चाहिए था ना, फिर दोबारा पढ़ के इसको जजमेंट मार्क करना चाहिए था। अब क्लियर है क्यों ये जजमेंट है, नॉट इन्फरेंस है। ठीक है, यस, वो भी हो सकता है। अब निखिल कह रहा है कि बाकी बहुत सारे रीजन भी तो हो सकता है, एकदम हो सकता है, लेकिन द पॉइंट इज कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस दे रहा है ऑथर यहाँ पे, जो सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में है, तो इसीलिए वो जजमेंट बन जाता है। नेक्स्ट वाला।
नहीं निखिल, थोड़ा सा गलत हो गया ये। सेकंड वाला देखो ध्यान से। ओके ओके, अच्छा अच्छा, ठीक है, देखते हैं। चलो ठीक है, आपने आंसर दिया ना, लेट लेट मी ट्राई इट आउट, बाकी लोग आंसर दें इसको। चलिए, ये डिफिकल्ट लग रहा है। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, पहला, अकॉर्डिंग टू ऑल स्टैटिस्टिकल इंडिकेशन द सर्व शिक्षा अभियान हैज मैनेज टू कीप पेस विथ इट्स एम्बिशियस गोल्स। यहां पे डेटा है, बेस्ड ऑन दैट ये इन्फर किया जा रहा है, कंक्लूड किया जा रहा है, तो ये डेफिनेटली इन्फरेंस है। यहां पे ऑथर का खुद का वो नहीं आ रहा है, अकॉर्डिंग टू ऑल स्टैटिस्टिकल इंडिकेशन। अच्छा, ये इंफरेंस क्यों है, फैक्ट क्यों नहीं है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट क्यों नहीं है? यहां पे ऑथर ये नहीं बोल रहा, किसी को कोट नहीं कर रहा है, किसी रिपोर्ट को, पर्टिकुलर रिपोर्ट को कोट नहीं कर रहा है। वो बोल रहा है बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल इंडिकेशन, जो भी एम्बिशियस गोल्स रखे थे उन पे खड़े उतरे हैं। तो एक एनालिसिस हुआ है यहाँ पे। द ऑथर हैज एनालाइज्ड समथिंग एंड देन बेस्ड ऑन दैट ही इज coming to the conclusion, and the thing that he has analyzed our data on the same area, therefore it becomes a strong argument from that particular case. So therefore this A is clearly an inference, or one for that matter is an inference, which means this, which means this, which means this. So B and E are eliminated in that case. The midday meal scheme has been a significant incentive for the poor to send their little ones to school. अब ये जो पार्ट है, हैज बीन अ सिग्निफिकेंट इंसेंटिव, ये वेरीफाइबल फैक्ट है कि नहीं है, ये कैसे पता चले? ये तो एक ऐसा चीज है जो कि ओपिनियन से रिलेटेड है ना। अब ये ओपिनियन से रिलेटेड है तो कभी भी हम लोग वेरीफाई नहीं कर सकते ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। वो सिग्निफिकेंट का डेफिनेशन ही नहीं हमें पता है। अब सिर्फ वही नहीं, उसके पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट भी डिपेंड करता है, जो कहता है दस एस्टैब्लिशिंग द वाइटल लिंक बिटवीन हेल्दी बॉडीज एंड हेल्दी माइंड्स। अब अगर ये एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन होता, तो क्या तुम इस पार्ट को एक स्ट्रॉन्ग रीजन बोलते इस पार्ट के लिए? या कॉज इफेक्ट का क्वेश्चन होता कि ये क्या एक कॉज होता इसका इफेक्ट के लिए? होता क्या? राइट? ये बहुत दूर है। हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड बहुत जेनरिक है, और बच्चे स्कूल में जाके उनको मिड डे मील निकला है, बहुत स्पेसिफिक है। दोनों में बीच में इतना बड़ा गैप है कि उसको ये कॉज और ये इफेक्ट बनाने के लिए मुझे अंदर बहुत सारा कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। एंड इफ आई डू दैट, देन दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट फॉर दिस इफेक्ट, एंड दैट इज व्हाई दिस हैज टू बी अ जजमेंट। सो if this is a judgment, where does it leave me? First one is inference. The first one is inference. These are the three ना। बी और ई हमारा एलिमिनेट हुआ था ना। हाँ, बी और ई एलिमिनेट हुआ था। तो पहला वाला जो है आपका इन्फ्रेंस है, दूसरा वाला जो है जजमेंट है। तो अगर, तो निखिल अगर लिंक नहीं हो रहा है तो तुमने वो क्यों आंसर दिया? तो फिर तुम्हारा एकदम सही होना चाहिए था आंसर, है ना? राइट। तो हमारा ये जजमेंट होगा, ये एलिमिनेट हो गया। अब मेरे पास ये दोनों में डाउट होना चाहिए, सी और डी में डाउट होना चाहिए। तो सी और डी में थर्ड वाला स्टेटमेंट फैक्ट है दोनों में, तो मैं थर्ड वाला पढ़ूंगा ही नहीं, पहले मैं पहले फोर्थ वाला पढ़ूंगा। द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हैज टू बी प्री रिक्वेजिट फॉर द इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। ये ओपिनियन नहीं है, डायरेक्टली ओपिनियन है। ऑथर को जो लगता है उसने उठा के छाप दिया, राइट? तो ये तो पूरा ओपिनियन हो गया, इसके लिए कोई रीजन नहीं दिया, कोई फैक्ट नहीं दिया, कोई डेटा नहीं दिया, इसको इन्फरेंस तो हम एकदम नहीं मान सकते हैं। तो ये जजमेंट हो गया, ये जजमेंट हो गया। तो मेरा आंसर डेफिनेटली क्लियरली विदाउट एनी डाउट सी है, उसमें और कोई डाउट ही नहीं है मेरा। क्लियर है? क्लियर है जिनका गलत हुआ था ये? हम्म। डाउट मत करो अपने आप को, है ना? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, क्लियर है, वेरी गुड। चलो, क्योंकि आप लोगों का जो सोच का नजरिया है वो एकदम सही डायरेक्शन में जा रहा है।
आप लोग अगर गलत कर रहे हो ना, ये जो एक आध गलत हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप कहीं ना कहीं कुछ डाउट कर रहे हो या सेंटेंस को ठीक से ना समझ करके मार्क कर दे रहे हो। तो दोनों आपको अवॉइड करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे। सही आंसर निखिल, वेरी गुड, सही आंसर प्रज्ञा, सही आंसर एस, वाह अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेट मी एक्सप्लेन। We should not be hopelessly addicted to an erroneous belief that corruption in India is caused by the crookedness of Indians, whereas the truth is that we have more red tape. यार ये तो मतलब दिस होल सेंटेंस रीक्स एज जजमेंट, मतलब चिल्ला चिल्ला के कह रहा है जजमेंट, है ना। सब इतने सारे हाइपरबोलिक वर्ड्स यूज किए गए हैं टू प्रूव ऑथर्स ओपिनियनेटेड, क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन, राइट। तो दैट्स डेफिनेटली अ जजमेंट। सो व्हेन आई हैव दिस जजमेंट, दिस इज एलिमिनेटेड। I don't have anything else on this, so I'll move on. The Indians take 89 days to start a small business. Australians take 2. Verifiable. This is verifiable. How you will verify, it doesn't matter, but this is a verifiable statement, database statement. So definitely this is eliminated. So I have these 3, A, B, and E now. Red tape leads to corruption and distorts a people's character. So obviously this has to be a judgment, because it's again an unsupported claim, an unsupported conclusive statement is always a judgment, right? So if you have a support for that, that's a different. But if you have no support for that, how can it be an inference? So it has to be a judgment. So if that's a judgment, so this is eliminated. We are left with only B and E, right? Right, Nikhil. No premise in statement 3. Every red tape procedure is a point of contact with an official, and such contacts have the potential to become opportunities for money to change hands. इसमें कोई doubt नहीं है. We cannot, this is related. First of all, is it related or not? It is related. And the conclusion uses probability. If the conclusion had not used probability and had used surety, then it have the potential to become opportunity. That's nothing but probability, na? So if it had not used probability and had only used surety, then I would have gone with judgment. But because it has used probability, therefore I will go with inference. And that's why my answer goes with E option. क्लियर, राइट। ये तो आप सबने सही किया था, बहुत अच्छी बात है। बाद में भी जिन्होंने आंसर किया वो सबने सही किया था। लास्ट क्वेश्चन नाउ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन। डू इट।
वेरी गुड निखिल, बाकी लोग आंसर दें। तो बताओ आंसर क्या होगा फिर। कमिट टू एन आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, सबने सही किया है आंसर, अगेन वेरी गुड। So much of our day-to-day focus seems to be on getting things done, trudging our way through the tasks of living. It can feel like a treadmill that gets you nowhere. Where is the childlike joy? यार मतलब पोएटिक है, हाइपरबोलिक है, सब कुछ है। तो इसमें ये जजमेंट है, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत तो मुझे है नहीं शायद। तो अगर ये जजमेंट है तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, आपके पास बचा बी, डी एंड ई। अब हम लोग दूसरा वाला सेंटेंस देखें जरा। दूसरे वाले सेंटेंस में वी कैन नॉट डू थिंग, सॉरी, वी आर नॉट डूइंग द थिंग्स दैट मेक अस हैप्पी, that which brings us joy, the things that we cannot wait to do because we enjoy them so much. Again, a judgmental statement, opinionated statement. So this is eliminated. You are left with only D and E. This is the stuff that joyful living is made of, identifying your calling and committing yourself wholeheartedly to it. Again, something which has no basis, no conclusion. So the conclusion cannot be a strong, based on a strong argument. So you have another judgment in front of you. So therefore, all three judgment only, this is also eliminated. So if all three judgment, the fourth one automatically becomes a judgment because that's the only option that you have in front of you. But still, if you want to, you can read it. When this happens, each moment becomes a celebration for you. There is a rush of energy that comes with feeling completely immersed in doing what you love most. Again, उसी तरह का hyperbolic statement. So 4 times J is the answer. पता है इसमें क्या करते हैं? अब देखो, अब सबने सही किया, लेकिन पता है इसमें बहुत स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं दूसरे बैचेस में जब मैं देता हूं, तो सब में नहीं बट कुछ कुछ लोग उसमें ये मिस्टेक करते हैं कि क्योंकि चार जजमेंट है, दे स्टार्ट थिंकिंग कि यार चार जजमेंट तो नहीं होना चाहिए, देखते हैं कोई अगर फैक्ट हो जाए, इन्फरेंस हो जाए, उसके चक्कर में वो दूसरा कुछ आंसर करके आ जाते हैं, जस्ट बिकॉज दे हैव दिस वेग बायसनेस इन देयर माइंड कि चारों जजमेंट कैसे हो सकता है, चारों इन्फरेंस कैसे हो सकता है। अरे जो है सो है, वही होगा ना, राइट? सो डोंट डाउट योर सेल्फ इन दीज काइंड ऑफ वेग बायसनेस। आप लोग तो कर नहीं रहे हो, अपने सब तो ने तो सही किया है, but this might happen, so therefore I just put a warning. I look for fact first. नहीं, वो तो तरीका हो गया। निखिल बोल रहा है कि मैं पहले फैक्ट देख लेता हूं कोई है कि नहीं है, पर वो तो तरीका हो गया कि अगर फैक्ट अगर मिल जाता है तो उसको मार्क कर देते हैं और उसकी तरह से एलिमिनेट करते हैं, तो दैट इज ओके, राइट? बट कोई बायसनेस नहीं रखो कि सारे चारों जजमेंट नहीं हो सकते, चारों फैक्ट नहीं हो सकते, चारों इन्फ्रेंस नहीं हो सकते, इस तरह की चीजें। ठीक है दोस्तों, चलो, सो डी इज द आंसर। अब कोई डाउट्स तो पूछिए। कैसा चल रहा है अभी? मतलब मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ कैसा चल रहा है, मॉक्स में कैसे आ रहे हैं? मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ डाउट्स रिलेटेड टू क्रिटिकल रीजनिंग ही आप लोग मेरे से डिस्कस करो, इंग्लिश में, डिस्क्रिप्टिव में, किसी चीज में भी कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो लेट मी नो। मेरे मतलब इट्स इन माय पावर टू हेल्प यू, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, आई विल गो आउट ऑफ द वे टू हेल्प यू। ठीक है? सो यू जस्ट नीड टू आस्क, बट इफ यू डोंट आस्क आई विल नॉट नो व्हाट यू आर फेसिंग। तो अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है, बिकॉज सी दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम फॉर यू, राइट? दिस इज जस्ट द, यू नो, आप जितने भी एग्जाम अभी टारगेट कर रहे हो बैंकिंग में, दिस इज द मोस्ट कवेटेड एग्जाम ऑफ दैट ऑल, राइट? और इस बार सीट्स भी कम है, तो वी शुड बी वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव इन इट। आई एम नॉट सेइंग दिस टू स्ट्रेस यू आउट, राइट? बट दिस इज अ फैक्ट, ओके? तो स्ट्रेस मत लो, but this is a fact, therefore we should be very organized, strategic in our approach, and be focused in doing what we do. ये बहुत ही, ये मैं वही मैं सोच रहा था कि आप लोगों को ये दिक्कत आ रहा है कि नहीं। निखिल जैसे कह रहा है कि ये सर जो 13 से 15 के ऊपर नहीं आ रहे हैं इंग्लिश में मार्क्स, तो ये क्यों? एनालाइज करके देखा निखिल, क्या क्या दिक्कत है, क्या रीजन हो रहा है? टाइम पे मैनेज नहीं कर पा रहे हो? व्हाट is the problem that you're facing? What is the
मेजर इशू दैट यू आर फेसिंग। एनालाइज कर रहे हो ठीक से मॉक को? याद है ना मॉक एनालिसिस मैंने कैसे बोला है? वुड यू वांट मी टू रिपीट इट अगेन? बाकी भी बताएं अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, इंग्लिश में आ रही है, डिस्क्रिप्टिव में आ रही है। अगर आइडेंटिफाई किया है, देखो एनालिसिस कैसे करना है, बहुत सिंपल है। आपने, और एनालिसिस एक सेक्शन का नहीं करना है, सारे सेक्शन का करना है। 20 मॉक देने से अच्छा है 10 मॉक विथ एनालिसिस, ये याद रखना। ठीक है, अभी आपके पास करीब करीब 10 दिन है। 10 दिन है ना, 10 7 12, 10 11 दिन है। अब ये 10 11 दिन में यू शुड नॉट टारगेट मोर देन 5 to 6 मॉक्स। क्यों मैं बता रहा हूं? क्या करना है, आज मान लो आपने एक मॉक दिया, राइट? आपने अगर एक मॉक दिया, वो 3 घंटे का आपका पूरा चला गया, 2 घंटा 30 मिनट 3 घंटा जो भी है, वो पूरा आपका वो टाइम चला गया, आगे पीछे भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वो होने के बाद आप अपना स्कोर जो है आप देखो, उस स्कोर को रख लो आप अपने पास, ठीक है? उस दिन कुछ मत करो, उस दिन दूसरे काम वाम कर लो, क्लासेस अटेंड करो जो भी कर रहे हो, एंड देन मूव ऑन नेक्स्ट डे। डोंट टेक अ मॉक नेक्स्ट डे। जिस टाइम पे आप मॉक लेते हो उसी टाइम पे रीटेक द मॉक। हाउ डू यू रीटेक? जितने भी क्वेश्चन आपने नहीं किए थे दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन आपने नहीं किए थे, दोज विच वेर unattempted and the questions which were wrong, these two kinds of questions, attempt them again, retake them. इस बार आप टाइम पीरियड को थोड़ा सा अलग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो 40 क्वेश्चन में से कोई एक सेक्शन में आपने 30 क्वेश्चन किए थे, राइट? और उसमें से 20 सही हुए थे, तो 10 क्वेश्चन आपके अनअटेम्प्टेड रहे थे, 10 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, ठीक है, राइट? आप ये 20 क्वेश्चन को, उस सेक्शन का आपको रीटेक करना है। डिपेंडिंग अपॉन सेक्शन टू सेक्शन उसमें एक टाइम रखो, बट वो टाइम शुड बी, कैन बी ए लिटिल मोर ऑल्सो। मान लो अगर इंग्लिश का सेक्शन है, आप 1 मिनट पर क्वेश्चन रख रहे हो, लेकिन अगर 1.25 मिनट 1.5 मिनट भी हो रहा है तो करो। बहुत ज्यादा मत टाइम रखो, बट थोड़ा बहुत टाइम आप ज्यादा दे सकते हो। हाँ, टाइमर के साथ करो, लेकिन थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम दे सकते हो। दिस शुड नॉट टेक यू लेस देन 3 आवर्स। नॉर्मली ये भी आपका 3 घंटा लगेगा रीटेक, वही मॉक को फिर से लेने का। अब उसके बाद देखो कितने और आपके करेक्ट हुए और कितने गलत हुए, या फिर से आप उनको कर नहीं पाए। जो करेक्ट हुए इसका मतलब ये वो है जो कि आप जिस दिन टेस्ट दिए थे उनको उस दिन भी करेक्ट कर पाते इनको। You could have corrected them that day also if you wanted to do. Yes or no? Right? So this correct plus the score that you had got on all section is to be added. Right? Is to be added. This will make your new score. This will make your new score. And with that, you also get, why did you not get these correct on the day of the exam? There are 3 4 major reasons. आपका स्ट्रैटेजी गलत था। स्ट्रैटेजी मतलब प्रायोरिटी ऑफ चूजिंग द क्वेश्चन गलत था, ठीक है? आप कोई गलत एग्जाम उसमें फंस गए, जैसे बैड हैबिट, मतलब आपने किसी क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, आपने क्वेश्चन में टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, राइट? टाइम मैनेजमेंट इनसाइड क्वेश्चन, इनसाइड सेक्शन, बैड हैबिट में फंस गए, ये हो सकता है। या आप दूसरा बैड हैबिट नंबर 1, बैड हैबिट नंबर 2, बैड हैबिट नंबर 2 ये हो सकता है कि आपने दोस्तों क्या किया, डिस्ट्रैक्ट हो गए, इनसाइड इनसाइड द पेपर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, राइट? अपने आप को डाउट किया। तो ये 3 4 रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से नहीं हुआ। जो है वो आइडेंटिफाई करो, कॉन्शियस हो जाओ, क्योंकि ये वो गलतियां है जो आपके कॉन्सेप्ट की वजह से नहीं है। ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने से नहीं जाएगा दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ जाएगा अगर आपने उसके बारे में कॉन्शियस होके इनको क्या बोलूं इसको, इनको फिर से नहीं किया तब, राइट? सो इसके लिए कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। तो वो 5 जो मॉक दोगे ना उसमें वो कॉन्शियसनेस प्ले करेगी, राइट?
तो ये हो गया। और जो अभी भी सेकेंड ट्राई में भी गलत या अनअटेम्प्टेड रहे, इनमें आपको सीरियसली कॉन्सेप्ट इशू है। इनके कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार दोहरा लो अपने नोट से, इनके टाइप के क्वेश्चंस को एक बार देख लो, दो दो तीन तीन क्वेश्चंस। ये ही वो एरियाज है जिसमें तो आपको अलग से रिवाइज करना है। बाकी एरियाज में आपका रिवीजन ऑलरेडी मॉक के थ्रू हो रहा है। इसी तरह से तो आप इस टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाओगे, नहीं तो कैसे करोगे? अगर अभी भी आप रैंडम लेक्चर्स देख रहे हो, रैंडम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ एट दिस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। रैंडमली कुछ नहीं करना है। अभी रैंडमली सोना चांदी भी स्वर्ग से आ जाए तो भी नहीं करना है। इट्स नॉट ऑफ एनी यूज टू अस। इट्स लाइक दैट कोर्स ऑफ एक्शन, जिसमें होता है कि यार ये अच्छी बात तो है, लेकिन ये मेरे अब कौन से काम की, ये प्रॉब्लम को तो सॉल्व नहीं कर रहा है। उसी तरह से ध्यान रखिएगा, रैंडम कोई भी चीज नहीं करना है। कोई लेक्चर हो रहा है जो बहुत बढ़िया है, लेकिन डायरेक्टली मेरे रिवीजन टॉपिक्स को काम नहीं कर रहा है, तो मैं उसको टच भी नहीं करूंगा। वाई? बिकॉज अगर वो ये एरिया से है, ये एरिया से और ये एरिया से है, इसमें आई एम ऑलरेडी डूइंग ओके। बार बार उनको रिवाइज करके मैं इसका टाइम नहीं खा लूंगा। मुझे ये रिवाइज करना है, इनके एरियाज को ठीक से देखना है। ठीक है, राइट? इसका मतलब ये नहीं कि ये हम लोग कर नहीं रहे, वो जो मैं मॉक दे रहा हूं उसमें तो ऑटोमेटिकली हो रहा है। आई ऑलवेज गॉट स्टक इन पजल। तो प्रज्ञा, आपका जो रीजनिंग सेक्शन में जो ऑर्डर ऑफ चॉइस होगा वो अलग होना चाहिए, इसका मतलब, राइट? ऑब्वियसली एक मेंस डे तो क्रिटिकल रीजनिंग होगा ही। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जैसे सिलोजिज्म अगर आता है, या इनइक्वालिटी, इनको रख सकते हो। और फिर पजल्स को जो है, मेजर बड़े वाले पजल्स को है बाद में अटेम्प्ट कर सकते हो। इस तरह से उसको ऑर्डर करो, मॉक को देखो उससे आपका बेटर हो रहा है कि नहीं स्कोर। ठीक है प्रज्ञा? निखिल कहता है सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट द कट ऑफ, विल इट गो अप और डाउन? एज अर्लियर इंग्लिश वाज 40 मार्क्स and if students did well in English and descriptive they cleared the cutoff easily, but this time English weightage is less and descriptive has a change pattern. देखो, कोई भी चेंज से अगर लेवल ऑफ क्वेश्चन सेम रहता है तो कट ऑफ जो है कम होगा, यही लॉजिक कहता है। बट वो तब तक अगर लेवल ऑफ क्वेश्चन सेम रहता है, मुझे नहीं पता कि लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगा। हो सकता है कि इंग्लिश के लेवल ऑफ क्वेश्चन आसान कर दे, प्री लेवल का कर दे, और आपको 20 में से 18 लाना, 17 लाना ठीक हो जाए, तो कट ऑफ में शायद ज्यादा फर्क ना पड़े, राइट? अच्छा, और एक चीज है, कट ऑफ कम होना चाहिए, मैं वो उस बेसिस पे भी बोल रहा हूं जब इक्वल सीट्स है। जब 2000 सीट है तब अलग कट ऑफ होगा, 600 सीट है तब अलग कट ऑफ होगा, नहीं? राइट? तो जैसे इसमें मेरा मेरा हमेशा आप लोगों को सजेशन यही रहता है कि डोंट चेज कट ऑफ। कट ऑफ हैज नो मीनिंग फॉर अस, zilch मीनिंग, जीरो मीनिंग। सो प्लीज डोंट चेज कट ऑफ। ओके, कट ऑफ जो है वो है, आप जैसा जिस तरह से कॉन्फिडेंटली कर पा रहे हो उसको करो, एंड मस्त रहो। दैट वुड बी इनफ फॉर कट ऑफ आपका, आपके लिए। निखिल बोल रहा है कि सर लेकिन 1:10 का रेशियो तो हमेशा मेंस में रहता ही है ना, तो उस हिसाब से कट ऑफ को देखे तो यार देख सकते हो। 1:10 का रेशियो है तो उस हिसाब से कट ऑफ को देख सकते हो। बट यू नो व्हाट, आई टेल यू, ये मैं बोलना नहीं चाहता था, बट ठीक है, चलो, ज्यादा इंफॉर्मेशन से कभी ज्यादा डरना मत। होता क्या है, देयर आर एटलीस्ट 100 to 200। मैं आपको एक चीज बताता हूं, कोई भी एग्जाम में कुछ बच्चे होते हैं जिनके साथ कोई कंपटीशन ही नहीं होता है, दे आर जस्ट द टॉप ऑफ द टॉप, जिनका ना हमेशा ही वो 100 परसेंटाइल के आसपास ही स्कोर आता है। तो ये करीब आपके एसबीआई पीओ जैसे एग्जाम में 100 से 200 के बीच में ये नंबर हो सकता है। जितना कम हो उतना आपके लिए अच्छा। मान लेते हैं 100 है, मान लेते हैं 100 है। अब ये नंबर ना चेंज नहीं होता है, ये 2000 लेता है तो 500 नहीं होता है, नहीं। ये 100 वो होते हैं जो हर एग्जाम को फोड़ते हैं। इन 100 को हटा दो तो बाकी सीट्स के लिए जो है मारपीट होती है। अब वो जब 200 होती है तब 2000 होती है तब 1900 होता है, 1000 होता है तब 900 होता है, जब 600 है तब 500 है। तो ये जो 100 है, तो टेक्निकली क्या होता है, मान लेते हैं अगर 100 है
तो यहाँ पे you have basically out of 19,900, out of let's say 9,900, okay, and here you have 5,900. ठीक है, तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि क्यों वो कट ऑफ में जो कम सीट होने से चेंजेस ना भी हो सकता हो, ये एक रीजन है। क्योंकि देयर आर अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एक्सेप्शनली वेल, जिनके साथ हमारा जो है कोई भी टाइप का कंपटीशन नहीं है। अगर आप उस कैटेगरी में हो तो आपको क्या लेना देना है कट ऑफ का, भाड़ में जाए कट ऑफ, आप तो 100 में हो। अगर आप नहीं हो तो भी क्या लेना देना है कट ऑफ का, आप जितना अपना बेस्ट कर सकते हो वही करोगे, उतना ही करो, दैट वुड बी मोर देन एनफ, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, राइट। दोनों केसेस में कुछ लेना देना नहीं है, सही बात है। चलो ठीक है सर, डन, एनी मोर डाउट? चलिए, सो कल डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में हमारा क्लास होगा 6:30 PM में। तो जो लोग डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के बैच में हैं वो उसको मिस ना करें। जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ, हर राइटिंग एक्टिविटी को मैं चेक करूंगा और उसी टाइम पे मैं आपको लाइव फीडबैक दूंगा। सेकेंड, सीआर के बैच में जो है उनके लिए अगला क्लास होगा, ये तो है टुमारो डिस्क्रिप्टिव बैच में, दैट इज थर्सडे, जो है 24 तारीख। और सीआर के बैच में आपका अगला क्लास होगा फ्राइडे, दैट इज 25 अप्रैल 12 नून, राइट। तो ये भी मत मिस कीजिएगा, ये आपका आखिरी सीआर का इस बैच में क्लास होगा एंड वी विल बी डन विथ सीआर। ठीक, ओके। और इसमें कुछ भी और दिक्कतें आ रही है इस क्लास में या डिस्क्रिप्टिव क्लास में, आप मुझसे पूछिए, आप गाइडेंस ले लीजिए। मुझे जिस तरह से आप यूज करोगे उतना आपको ज्यादा फायदा है। आप जितना ज्यादा मेरे से पूछोगे उतना आपको ज्यादा फायदा है। तो क्लास में जब आते हो तब कुछ क्वेश्चन दिमाग में लेके आओ कि सर यहाँ पे ना मुझे दिक्कत हो रहा है, मैं क्या करूं, राइट। एग्जाम टेकिंग में कोई पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। चलो फिर, that would be all for today. Thank you very much. See you tomorrow in descriptive batch and day after tomorrow in CR batch, 6:30 PM, 12 PM respectively. Thank you. Bye bye.